बंगाल की सड़कों पर खुल्लम खुल्ला आचार संहिता की धज्जियां उड़ाती घूमने वाली ममता बनर्जी आखिरकार चुनाव आयोग के रडार पर आ ही गईं। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस भेजा है और उनसे 48 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है। अगर चुनाव आयोग ममता बनर्जी के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो आयोग उन्हें प्रचार करने से रोक सकता है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस सियासी खेल पर करारा हमला बोला है और दावा किया कि वोटों का बिखराव न हो, इसके लिए मुसलमानों से एकजुट हो जाने की उनकी अपील से साफ है कि तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव की जंग हार गई है। प्रधानमंत्री ने राज्य में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा, यदि उन्होंने इसी प्रकार सभी हिंदुओं को एकजुट हो जाने और बीजेपी को मत देने की अपील की होती तो उन्हें निर्वाचन आयोग से 8-10 नोटिस मिल गए होते और देश भर के अखबारों में उनके खिलाफ संपादकीय छप जाते। इसके पहले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर ममता बनर्जी की शिकायत की थी। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा था कि ममता बनर्जी के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम वोटर्स से एकजुट होकर अपने वोट टीएमसी को डालने की अपील की है। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी की टिप्पणी ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ममता बनर्जी ने ये टिप्पणी हुगली जिले के तारकेश्वर में की थी। चुनाव आयोग से मिलने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मुसलमानों को एकजुट होकर टीएमसी को वोट करना चाहिए। हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग के नोटिस के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं कि शैतान व्यक्ति जिसने बीजेपी से पैसा लिया था को सुनने के बाद अल्पसंख्यक मतों को विभाजित न करें। वह बीजेपी का साथी है। अल्पसंख्यक वोटों को विभाजित करने के लिए सीपीएम के लोग बीजेपी द्वारा दिए गए पैसों के साथ साथ घूम रहे हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस को यह बात अच्छे से पता है कि लेफ्ट और आईएसएफ के साथ मिलकर बंगाल में चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन कांग्रेस ने अल्पमत को बहुमत में बदलने का जो खेल कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक में किया, वो पिछले दरवाजे से सत्ता का सुख पाया। कांग्रेस कुछ वैसा ही बंगाल में भी करने का इरादा रखती है। बंगाल में 3 चरणों के मतदान के बाद ममता बनर्जी फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। टीएमसी और दूसरे विपक्षी दल के नेताओं के बयानों से इस बात के साफ संकेत मिलने लगे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीतने जा रही हैं। इसलिए कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव परिणाम के बाद अगर टीएमसी के साथ जाने की नौबत आती है तो ये असंभव नहीं है। मतलब साफ है, परिणामों के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी दल ममता बनर्जी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव परिणाम के बाद टीएमसी के साथ जाने की संभावनाओं को असंभव नहीं बताया है। वो सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि कांग्रेस, लेफ्ट, आईएसएफ गठबंधन की बात कर रहे थे। उनकी माने तो ममता बनर्जी के खिलाफ कई दशकों से लड़ रहा लेफ्ट अब उन्हें ही समर्थन दे सकता है। लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राजनीति संभावनाओं की कला है। उन्होंने प्राचीन जर्मनी के मिनिस्टर प्रेसिडेंट ओटो वॉन बिस्मार्क के 150 साल पुराने इस बयान का जिक्र करके बंगाल राजनीति का पारा गरमा दिया है। उनसे पूछा गया था कि अगर ममता बनर्जी बहुमत से थोड़ा पीछे रह जाती हैं तो क्या कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। हालांकि उन्होंने इसे काल्पनिक सवाल बताते हुए कहा कि संयुक्त मोर्चा अकेले अपने दम पर सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि अगर संयुक्त मोर्चा को जरूरत पड़ती है तो कौन कौन उसका समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी हारती हैं तो कहां जाएंगी ये उन्हें नहीं पता। मालदा से कांग्रेस के सांसद एबीए गनी खान चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि परिणाम के बाद टीएमसी और कांग्रेस साथ आ सकते हैं। बंगाल में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि उत्तरी और सेंट्रल बंगाल में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए गनी खान चौधरी ने ये बातें कही हैं। इससे वो मुस्लिमों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस कुछ भी करेगी। राज्य के 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। चौथे चरण से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि अगर टीएमसी उनके द्वारा बताई गई 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को वापस ले लेती है
तो फिर कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। उन्होंने मुर्शिदाबाद में सत्ताधारी पार्टी से फेवर मांगा। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी सोनिया गांधी को पत्र लिखकर विपक्षी नेताओं की एकता के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुकेश अंबानी को डराकर उनसे सैकड़ों करोड़ की उगाही करने की साजिश में गिरफ्तार सचिन वाझे पुलिस की नौकरी दूसरी बार पाने से पहले शिवसेना का नेता था और इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने उसकी नौकरी का इंतजाम करवाया और बाद में वाया अनिल देशमुख उसे हर महीने मुंबई से ही 100 करोड़ की वसूली करने का टारगेट दिया गया। लेकिन परमबीर सिंह की चिट्ठी ने सबकी पोल खोलकर रख दी। अनिल देशमुख को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा, लेकिन एनआईए के सामने सचिन वाझे ने जो सच उगला है उससे ये साफ हो गया है कि अनिल अंबानी मामले में शिवसेना पूरी तरह से शामिल है। पूछताछ के दौरान सचिन वाझे ने एनआईए को यह बताया कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी हुई जो स्कॉर्पियो मिली थी, वो जिलेटिन की छड़ें किसी दूसरे ने नहीं बल्कि नाला सोपारा से शिवसेना प्रत्याशी और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने खरीदी थी। इससे पहले पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के साथ पूछताछ के बाद 7 अप्रैल को प्रदीप शर्मा को भी एनआईए ऑफिस पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सचिन वाझे के इस खुलासे के बाद प्रदीप शर्मा पर गिरफ्तारी की तलवार तो लटक ही गई, लेकिन उसके साथ शिवसेना पूरी तरह से लपेटे में आ गई। असल में एटीएस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि मनसुख हिरेन ने अंधेरी ईस्ट से अंतिम कॉल किया था और उसके बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था। अब चूंकि अंधेरी ईस्ट में ही प्रदीप शर्मा रहते हैं, इस वजह से वह एटीएस और अब एनआईए के शक के घेरे में थे। प्रदीप शर्मा ने साल 2019 के विधानसभा चुनावों के दौरान शिवसेना का हाथ थामा था और वह नाला सोपारा से बतौर शिवसेना प्रत्याशी चुनाव भी लड़ चुके हैं। साल 2019 में ही जब शिवसेना ने प्रदीप शर्मा को कैंडिडेट बनाया था, तब प्रदीप शर्मा ने 36 करोड़ 21 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था। इस पूरे मामले में पुलिस के सस्पेंड हो चुके अधिकारी सचिन वाझे की एक चिट्ठी सामने आई। इसमें सचिन वाझे ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के कई नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा, इनमें शरद पवार का नाम भी है। चिट्ठी में सचिन वाझे ने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने उन्हें नौकरी पर वापस रखने के बदले 2 करोड़ रुपए मांगे थे। चिट्ठी में सचिन वाझे ने कहा कि शरद पवार उन्हें वापस नौकरी पर नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अनिल देशमुख ने उनसे कहा कि वो शरद पवार को मना लेंगे, लेकिन उसके लिए 2 करोड़ रुपए देने होंगे। सचिन वाझे की चिट्ठी से बौखलाए संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में एमवीए सरकार को अस्थिर करने के लिए गंदी राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी साजिशें कामयाब नहीं होंगी। राउत का यह बयान तब आया जब एक दिन पहले निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाझे ने एक पत्र में दावा किया कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस में उनकी सेवा जारी रखने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे थे और अनिल परब ने उनसे ठेकेदारों से पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा था। शिवसेना नेता अनिल परब ने वाझे के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि वह आरोपों की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की कसम खाई और कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। राउत ने कहा, जेल में बंद आरोपियों से पत्र लिखवाने का नया चलन शुरू हुआ है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि देश ने पहले कभी इस तरह की गंदी राजनीतिक खेल को नहीं देखा, जिसमें जांच एजेंसी और राजनीतिक दलों के आईटी सेल का इस्तेमाल कर चरित्र हनन किया जाए और जेल में बंद आरोपियों से पत्र लिखवाए जाएं। राउत ने कहा कि एमवीए सरकार को कमजोर करना, अस्थिर करने की कोशिशें सफल नहीं होंगी। उन्होंने कहा, मैं अनिल परब को जानता हूं, वह कट्टर शिव सैनिक हैं और बाला साहब ठाकरे के नाम पर कभी झूठी कसम नहीं खाएंगे। शिवसेना महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के साथ सत्ता में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन सचिन वाझे की चिट्ठी के बाद अब उद्धव ठाकरे के 2 मंत्रियों पर इस्तीफे की तलवार लटक गई है। वाझे ने अपनी चिट्ठी में शिवसेना के मंत्री अनिल परब और उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का दावा है कि राज्य के 2 और मंत्रियों को 15 दिन में इस्तीफा देना पड़ेगा। उनके अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिहाज से उपयुक्त स्थिति है। चंद्रकांत पाटिल का ये बयान मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे का पत्र मिलने के बाद सामने आया। इसमें वाझे ने देशमुख पर आरोप लगाया कि देशमुख ने उन्हें नौकरी पर वापस रखने के लिए उनसे 2 करोड़ रुपए मांगे थे और परिवहन मंत्री अनिल परब ने कॉन्ट्रैक्टर्स से रुपया इकट्ठा करने के लिए कहा था।
पाटिल ने कहा कि भविष्य में क्या रखा है इसका अनुमान आम आदमी लगा सकता है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि आने वाले 15 दिनों में 2 अन्य राज्य मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। कुछ लोग इन मंत्रियों के विरुद्ध कोर्ट जाएंगे और उसके बाद इन्हें अपना पद छोड़ना होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी प्रमुख ने ये भी आरोप लगाया कि राज्य की महागठबंधन सरकार एक संगठित अपराध में लिप्त है। बीजेपी नेता पाटिल ने कहा कि राज्य में जो चल रहा है उससे विशेषज्ञ ये बता सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए और क्या चाहिए। चंद्रकांत पाटिल ने सवाल किया कि अगर आप हर चीज के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं तो राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार के हाथों में क्यों नहीं दे देते। बीजेपी नेता पाटिल ने आरोप लगाया अनिल देशमुख एक पाखंडी है क्योंकि वह मुंबई उच्च न्यायालय की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। अनिल देशमुख की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। देशमुख सुप्रीम कोर्ट अपने खिलाफ सीबीआई की जांच रुकवाने के लिए गए थे। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में निलंबित हो चुके सचिन वाझे की चिट्ठी बुधवार को मीडिया के सामने आई थी। इनमें सचिन वाझे ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के कई नेताओं पर आरोप लगाते हुए इनमें शरद पवार का भी नाम लिखा है। चिट्ठी में सचिन वाझे ने आरोप लगाया कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें नौकरी पर वापस रखने के बदले 2 करोड़ रुपए मांगे थे। चिट्ठी में सचिन वाझे ने कहा कि शरद पवार उन्हें वापस नौकरी पर नहीं रखना चाहते थे, लेकिन अनिल देशमुख ने उनसे कहा कि वो शरद पवार को मना लेंगे, लेकिन उसके लिए 2 करोड़ रुपए देने होंगे। सचिन वाझे ने अपने पत्र में ये भी दावा किया कि नवंबर 2020 में उन्हें एक व्यक्ति से मिलवाया गया जो डिप्टी सीएम अजीत पवार के करीबी थे। उन्होंने वाझे को महाराष्ट्र में गुटखा के अवैध व्यापार के बारे में सूचित किया और जोर देकर कहा कि सचिन वाझे को अवैध गुटखा विक्रेताओं से कम 100 करोड़ रुपया वसूलने को कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अयोध्या में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने जिस तरह से अदालत के आदेश पर खुदाई कर ऐतिहासिक साक्ष्य खोजे, ठीक उसी तरह से अब काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की खुदाई करेगी। असल में काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विवादित ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद अयोध्या की तरह अब ज्ञानवापी मस्जिद की भी खुदाई कर ASI मंदिर पक्ष के दावे की प्रामाणिकता को परखेगी। प्राचीन मूर्ति स्वयं भू आदि विश्वेश्वर पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र के जरिए इस मामले में पुरातत्व विभाग की 5 सदस्यीय टीम बनाकर पूरे परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण करने के आदेश दिए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पुरातात्विक सर्वेक्षण के बाद ये साफ हो जाएगा कि विवादित स्थल पर कोई मस्जिद नहीं बल्कि आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। विवादित स्थल कोई मस्जिद नहीं बल्कि आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। ज्ञानव्यापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की याचिका पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 अप्रैल को बहस पूरी हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित किया था। कोर्ट में काशी विश्वनाथ मंदिर पक्ष के वकील विजय शंकर रस्तोगी, सुनील रस्तोगी और राजेंद्र पांडे ने पक्ष रखते हुए कहा था कि पुरातात्विक साक्ष्य के लिए ऐसा करना न्यायोचित है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकीलों ने विवादित ढांचे के पुरातात्विक सर्वेक्षण कराए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी। मस्जिद पक्ष की दलीलों को दरकिनार कर कोर्ट ने इस मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में संगठित रूप से जारी वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा कि ये 2 बड़े पदों पर बैठे लोगों का मामला है, इसमें हम दखल नहीं दे सकते। असल में अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश से बौखलाई शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की जांच रुकवाने के लिए याचिका दाखिल की थी। कांग्रेस के 2 बड़े वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में मोर्चा संभाला, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार को राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर वसूली का टारगेट देने के आरोप लगाए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 2 बड़े पदों पर बैठे लोगों से जुड़ा मामला है, लोगों का भरोसा बना रहे इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है।
हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे और सीबीआई की तरफ से की जा रही प्राथमिक जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता की बेंच ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और देशमुख की अर्जियों पर सुनवाई की। अनिल देशमुख की तरफ से कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की, वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की। फैसले से पहले कपिल सिब्बल ने कहा, मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये नियम बना दे कि बड़े पदों पर बैठा व्यक्ति किसी दूसरे बड़े व्यक्ति पर आरोप लगाए तो सीधे जांच हो। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति न आए। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी की बेंच ने सीबीआई से कहा था कि वह पिछले महीने पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त की ओर से जारी लेटर में उठाए गए मुद्दों पर 15 दिनों में अपनी प्रारंभिक जांच पूरी करे। इस फैसले के कुछ ही घंटे बाद देशमुख ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस बीच एंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाझे ने एक लेटर में देशमुख पर वसूली के लिए कहने का आरोप लगाते हुए परमबीर सिंह के आरोप की एक तरह से पुष्टि कर दी। इस मामले की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम मुंबई में है और आज कुछ लोगों के बयान ले सकती है, जिसमें परमबीर सिंह शामिल हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि मामले में स्वतंत्र एजेंसी की जांच नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और लोगों में यकीन पैदा करने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को तुरंत एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच के लिए पहले ही एक हाई लेवल कमेटी बना दी है। मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा था कि हाई लेवल कमेटी के लिए एक राज्य सरकार की तरफ से लाया गया प्रस्ताव भरोसा दिलाता है, इनमें किसी दखल की जरूरत नहीं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने 25 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर अर्जी में देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की थी। परमबीर सिंह ने दावा किया था कि देशमुख ने सस्पेंड पुलिस अधिकारी सचिन वाझे समेत दूसरे अधिकारियों को बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। इस अर्जी पर हाईकोर्ट ने कहा था कि यह असाधारण मामला है जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।